हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इजी स्टडी विद अर्जुन। जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आई होप आपको पता होगा कि हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 5 सेशन हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके देख ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सेशन। शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ताकि आने वाले टाइम में आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले आ जाए। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज के सेशन। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या है। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या है। अब तो एक आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 2, 5, 4, 3। तो एक बार आप ट्राई करिए। आपके सामने 15 सेकंड यानी 15 सेकंड आपके सामने रहेंगे। आपको टाइम दिया जाएगा, आपको उसमें आंसर देना है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम समाप्त होता है। तो पढ़ना स्टार्ट किया कि हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, यानी हाइड्रोजन आवर्त सारणी में फर्स्ट नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर। और इसमें आपको पूछा है कि इसमें समस्थानिकों की संख्या कितनी है। समस्थानिक क्या होते हैं कि किसी भी तत्व के ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे आप समस्थानिक कहते हो। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि हाइड्रोजन में समस्थानिक कितने हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 2, 5, 4, 3। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें परमाणु संख्या सेम होती है सब में 1, 1, 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग यानी 1, 2, 3 होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 3। जी हाँ, 3 आपका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके सामने ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन में प्राकृतिक रूप से 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें सब में परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर सेम है, समान है, और मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या है वो सब में अलग अलग है, यानी 1, 2 और 3 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का तत्व है। आपको सबसे हल्का तत्व है, हल्का तत्व की बात की है इन जो भी 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से। तो हाइड्रोजन, प्लेटिनम, हीलियम और पारा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है। आपके सामने टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व की बात बोला है इन 4 ऑप्शन में से। आपको यहाँ पर दे रखा है कि ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन, प्लेटिनम, हीलियम और पारा। तो आपको पता है कि इन 4 ऑप्शन में से सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन है। जी हाँ, आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो हाइड्रोजन आपका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? जी हाँ, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हेलोजन आपके आवर्त सारणी में ये कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं। इनमें आपको पूछा है कि सबसे कम अभिक्रियाशील। तो आपको पता है कि आवर्त सारणी में जो ग्रुप होता है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे नीचे है, यानी जो हेलोजन अपने ग्रुप में सबसे नीचे है, उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होगी। तो सबसे कम होगी तो आपके यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। तो सबसे अंत में कौन आ रहा है? एस्टाटिन। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा एस्टाटिन। जी हाँ, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एस्टाटिन। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है कि हेलोजन आवर्त सारणी में 5 रासायनिक रूप से संबंधित तत्वों से युक्त एक समूह है, ग्रुप है। और इन 5 तत्वों के नाम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। जी हाँ, ये 5 है। ये आपको ऑर्डर में याद रखना है। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि सभी ग्रहों के बीच पृथ्वी का आकार है। सभी ग्रहों के बीच पृथ्वी का आकार है। तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। तो एक बार टाइम स्टार्ट होता है, आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया कि सभी ग्रहों के बीच पृथ्वी का आकार है। देखो, आपको यह पूछा है क्या है? आपको पूछा है कि जो सौर मंडल में, हमारा सौर मंडल है यानी सोलर सिस्टम है, उसमें 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से जो अगर उनको आकार के ऑर्डर में रखा जाए तो हमारी पृथ्वी कितने नंबर पर आती है? ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। तो आपको पता है कि पृथ्वी हमारे 5 नंबर पर आती है। जी हाँ, पांचवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगर ऑर्डर के क्रम में, यानी साइज के ऑर्डर के क्रम में अगर हम ग्रहों को रखें तो हमारी पृथ्वी का 5वां नंबर आता है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 5वां। जी हाँ, 5वां आपका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था? लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, रिचर्ड ट्रेविथिक, सर हम्फ्री डेवी, रिचर्ड गैटलिंग या ईजी ओटिस। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। क्वेश्चन क्या है कि लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकोमोटिव इंजन क्या होता है? लोकोमोटिव इंजन आपके वो इंजन होता है जो ट्रेन के बाकी के डिब्बों को खींचता है। यानी साधारण शब्दों में बोले तो लोकोमोटिव इंजन आपकी ट्रेन का मेन इंजन होता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन दे रखे हैं, रिचर्ड ट्रेविथिक, सर हम्फ्री डेवी, रिचर्ड गैटलिंग या ईजी ओटिस। तो आपको पता है कि रिचर्ड ट्रेविथिक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
रिचर्ड ट्रेवेथिक। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है, तो ये रिचर्ड ट्रेवेथिक आपका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि मशीन गन का आविष्कार रिचर्ड गैटलिंग ने किया और लिफ्ट का आविष्कार ईजी ओटिस ने किया। जी हाँ, लिफ्ट का आविष्कार ईजी ओटिस ने किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि वह उपकरण जो विद्युत आवेश की उपस्थिति की पुष्टि करता है। वह उपकरण जो विद्युत आवेश की उपस्थिति की पुष्टि करता है। ऑप्शन दे रखे हैं एमीटर, साइटोट्रॉन, डायनमो या इलेक्ट्रोस्कोप। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। वह उपकरण जो विद्युत आवेश की उपस्थिति की पुष्टि करता है। देखो यहाँ आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही हो गया कि विद्युत आवेश की उपस्थिति की पुष्टि, प्रेजेंस की पुष्टि करता है, और एक होता है कि विद्युत आवेश धारा को मापने वाला। विद्युत धारा आपके एमीटर से मापते हैं और विद्युत आवेश की उपस्थिति आपका कौन करता है? इलेक्ट्रोस्कोप। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्कोप आपका राइट आंसर है। इलेक्ट्रोस्कोप फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो बाकी का ऑप्शन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमीटर क्या करता है? एमीटर विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापता है एमीटर। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये कृत्रिम जलवायु को उत्पन्न करना किसका काम है? साइटोट्रॉन का। जी हाँ, साइटोट्रॉन ये आपका कृत्रिम जलवायु, आर्टिफिशियल क्लाइमेट आपका साइटोट्रॉन नामक ये उपकरण करता है। या डायनेमो आपका क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है पावर की? ऑप्शन दे रखे हैं वाट, किलोवाट, अश्व शक्ति या मेगावाट। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या है कि शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं वाट, किलोवाट, अश्व शक्ति या मेगावाट। तो आपको शक्ति की यानी पावर की सबसे छोटी इकाई पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं, ये सारी की सारी शक्ति की इकाई है, पावर की यूनिट है। लेकिन आपको क्या पूछा है? आपको ये पूछा है कि सबसे छोटी कौन सी है। तो इन सब में सबसे छोटी आपके क्या हो जाएगी? वाट। जी हाँ, वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाट। तो नेक्स्ट आपके है कि छोटे उपकरणों की विद्युत की खपत को आमतौर पर वाट में मापा जाता है और बड़े उपकरणों की बिजली की खपत किलोवाट या में मापा जाता है। यानी आपके कहने साधारण सा मतलब ये है कि अगर आप कम विद्युत को या कम पावर को मापना है तो छोटे मात्रक का यूज करेंगे, और अगर ज्यादा पावर को मापना है तो हम बड़े यूनिट का या बड़े मात्रक का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये आपको अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है? निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी यानी हड्डियों का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी
यानी कैंसर का अध्ययन, या न्यूमिज्मेटिक्स यानी टिकट का अध्ययन। तो इनमें गलत कौन है, यानी जो भी पेयर बनाए हुए ग्रुप बनाए हुए हैं, इनमें से गलत कौन है, आपको ट्राई करना है। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर का अध्ययन, और न्यूमिज्मेटिक्स यानी टिकट का या टिकटों का अध्ययन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, बिल्कुल राइट है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन ही होता है। ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डियों का अध्ययन, ये बिल्कुल राइट है, कोई गलती नहीं है। ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर का अध्ययन बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका गलत है, क्योंकि टिकटों का अध्ययन है वो फिलाटेली। टिकटों का अध्ययन जिसको फिलाटेली कहते हो। न्यूमिज्मेटिक्स ये आपके सिक्कों का अध्ययन है, सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिज्मेटिक्स आपके सिक्कों का अध्ययन है, और फिलाटेली आपके टिकटों का अध्ययन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। न्यूमिज्मेटिक्स ये टिकट है, ये आपका गलत दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन दे रखे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एडमंड बैकरल, विलियम हार्वे या अल्फ्रेड वेगनर। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपको वैज्ञानिक का नाम पूछे कि ये सिद्धांत, ये थ्योरी किसने दी? प्लेट टेक्टोनिक्स। चार ऑप्शन दे रखे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एडमंड बैकरल, विलियम हार्वे या अल्फ्रेड वेगनर। तो एक बार आप ट्राई करिए। ट्राई आप तो कर ली, अब ट्राई तो हम ही करने वाले हैं। चलो, तो प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। जी हाँ, आपका फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है, अल्फ्रेड वेगनर। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की? मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की? फ्रांस सरकार ने, भारत सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने या यूएस सरकार ने? यूएसए सरकार ने। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया।
तो मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की? ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रांस सरकार, भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार या यूएसए सरकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस सरकार। जी हाँ, फ्रांस सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत फ्रांस सरकार ने की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि फ्रांस में पहले किए गए विभिन्न मापकों को बदलने के लिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मीट्रिक प्रणाली विकसित की गई। यानी जो भी मापने की यूनिट थी उसको बदलने के लिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मीट्रिक प्रणाली वो शुरू की गई फ्रांस सरकार के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम पेज क्या है? होम पेज क्या है? कंप्यूटर ऑप्शन दे रखे हैं, कंप्यूटर का होम स्क्रीन, वेब पेजों के लिए शॉर्टकट, एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ या ये सभी। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। होम पेज क्या है? होम पेज क्या है? आपको पूछा क्या है? होम पेज क्या है? कंप्यूटर का होम स्क्रीन, वेब पेजों के लिए शॉर्टकट, एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ या ये सभी। तो आपको पता है कि होम पेज क्या है? एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ। जी हाँ, एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। होम पेज आपके एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि रेडियो और टीवी की पेटिका बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, बेकेलाइट या नायलॉन। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। क्वेश्चन क्या है कि रेडियो और टीवी की पेटिका बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन क्या है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पॉलीस्टीरीन का, बेकेलाइट का या नायलॉन का। तो आपको ये पूछा है कि जो आपकी टीवी और ये रेडियो होती है उसका बाहर का जो कवर होता है वो किस बहुलक का, किस पॉलीमर का बनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पॉलीस्टीरीन का। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, पॉलीस्टीरीन का। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, इसका उपयोग आप रेन कोट में यानी जो भी बारिश के कोट होते हैं उनको बनाने में होता है। बैकेलाइट का उपयोग बिजली के जो स्विच होते हैं, कंप्यूटर डिस्क, इनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का तो आप उपयोग एक होता है पाइप बनाने में, पीवीसी की पाइप आती है ना आपके, तो ये पीवीसी की पाइप, पीवीसी है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के उपयोग हो गए और आपका रेडियो और टीवी की पेटिका बनाने के लिए पॉलीस्टीरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, कालाजार, तपेदिक, आंतरजवर, हैजा। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ पर पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से
कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो ऑप्शन दे रखे कालाजार, तपेदिक, आंतरज्वर या हैजा। तो आपको पता है इन चारों में से तो जो प्रोटोजोआ के कारण बीमारी होती है उसका नाम है कालाजार। जी हाँ, कालाजार आपका राइट आंसर है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा और बुरा सुचालक कर्म से है। मैंने आपको ये पूछा है कि हीट का सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर कौन कौन है। तो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं कि Ag एंड Pb यानी सिल्वर और लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड सोना और कॉपर और सोना। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। क्या पूछा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर एंड बुरा यानी बैड कंडक्टर कौन है। तो आपको पता है कि सबसे अच्छा तो सिल्वर है यानी चांदी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सेकंड ऑप्शन कट गया और फोर्थ ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि फर्स्ट तो आपको चांदी आना जरूरी है। अब बात रही कि सेकंड बुरा कौन है, पीबी या लेड है या सोना है। तो आपको पता है कि सोना तो खुद सुचालक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ag एंड Pb यानी सिल्वर एंड लेड। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि विश्व में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला सरीसृप कौन सा है। यहाँ पर आपको रेप्टाइल की बात बोली है कि भाई सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला। ऑप्शन दे रखे हैं कछुआ, अजगर, मगरमच्छ, छिपकली। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। विश्व में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला सरीसृप कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला रेप्टाइल कौन सा है। ऑप्शन दे रखे कछुआ, अजगर, मगरमच्छ, छिपकली। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो जीवित रहता है वो रेप्टाइल, यहाँ ऑप्शन में कछुआ है। जी हाँ, कछुआ आपका राइट आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इलेक्ट्रॉन का नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं जे थॉमसन, जॉन स्टोनी, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रॉन का नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं जे थॉमसन, जॉन स्टोनी, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, लेकिन नाम है वो आपकी जॉन स्टोनी ने दिया था। जी हाँ, आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, लेकिन नाम है वो जॉन स्टोनी ने दिया था। न्यूट्रॉन की खोज आपको पता ही है, जेम्स चैडविक ने की थी। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार लाइक जरूर कर दे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम यानी एटम बम किस आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन दे रखे हैं अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया,
नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दोनों या कोई नहीं। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। परमाणु बम यानी एटम बम किस आधार पर, किस बेस पर कार्य करता है? ऑप्शन दे रखे हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दोनों या कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो हमारे नाभिक के रिएक्टर होते हैं, है ना, उसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक तो नियंत्रित और एक अनियंत्रित। नियंत्रित जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं और अनियंत्रित जिसको नियंत्रित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किसका पूछा? परमाणु बम का। परमाणु बम किस आधार पर कार्य करता है? तो आपके नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। जी हाँ, आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। लेकिन आपके एक और होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम है वो आपके अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है, लेकिन परमाणु बम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि चंद्रमा का प्लाइन वेग है। चंद्रमा का प्लाइन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं 2.35 किलोमीटर पर सेकंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, 2.40 किलोमीटर पर सेकंड या 2.45 किलोमीटर पर सेकंड। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। चंद्रमा का प्लाइन वेग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि प्लाइन वेग क्या है। प्लाइन वेग क्या होते हैं? किसी भी ग्रह का वह न्यूनतम वेग है जिस वेग से या उस न्यूनतम वेग से किसी पिंड को अगर फेंका जाए तो वो उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए, यानी वो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य ना करे, उस पिंड पर, उस कण पर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस ग्रह से अगर उस न्यूनतम वेग से किसी पिंड को फेंक दिया जाए तो वापिस वो उस ग्रह पर वो पिंड वापिस आए ही ना। यहाँ आपको चंद्रमा की बात बोली है कि चंद्रमा का प्लाइन वेग, यानी इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा से किस न्यूनतम वेग से किसी पिंड को, किसी कण को फेंका जाए कि वो वापिस चंद्रमा पे ना आए, तो वो आपका क्या होगा? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। जी हाँ, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी का प्लाइन वेग क्या है? तो वो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11.2 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये आपका पृथ्वी का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो ये आज का हमारा सेशन था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको सेशन बढ़िया लगा है, कुछ सीखने को मिला है या एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भाई बहन या दोस्त के काम आ सकता है तो शेयर और करें। जी हाँ, शेयर जरूर करें। एंड आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए या ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।